हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले जिस केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी RCOOH। ठीक है, इसके अंदर आज हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, आयोनाइज हो जाता है और क्या बनता है इसके आयोनाइजेशन से RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो उसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है? तो इसको हम क्या करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज हो जाते हैं, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये क्या बनता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। तो हमें पता है कि जब भी किसी भी कंपाउंड को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन अगर हमें मिलता है तो उस कंपाउंड का हम नेचर बताते हैं कि वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, तो इसीलिए इनका कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर होता है। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड या जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं हम उनकी एसिडिक कैरेक्टर को pKa वैल्यूज की फॉर्म में बताते हैं। pKa वैल्यूज को, जैसे डिफरेंट अगर हमारे पास एसिड्स हैं तो हम उन एसिड्स की अगर एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं तो एक वैल्यू का यूज करते हैं हम जिसको बोलते हैं pKa वैल्यू। अब ये pKa वैल्यू क्या है तो उसको देखते हैं हम कि जैसे जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो रिएक्शन होती है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। वापस से जब ये रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और H2O फॉर्म हो जाता है। तो इस इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं Ka, या फिर इसका नाम होता है एसिडिटी कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हमारा एक तो ये बनता है और एक ये बनता है। रिएक्टेंट में हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं दिखाया है क्योंकि वाटर यहाँ पे एज ए सोलवेंट होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज नहीं होती है, ये फिक्स रहती है क्योंकि वाटर का जो अमाउंट है यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में है, इसीलिए वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये जो एसिडिक कांस्टेंट एसिडिटी कांस्टेंट है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और किसी भी एसिड के लिए जितना ज़्यादा ये एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उस एसिड की उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो Ka है ये जो एसिडिक कांस्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। हमें पता है कि जितना ज़्यादा ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा उतना ही ज़्यादा ये आयोनाइजेशन होगा, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना ही ज़्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस Ka के प्रोपोर्शनल है, या ये Ka इसके प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं या फिर इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, मिनरल एसिड या फिर जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका अगर हम एसिडिटी कांस्टेंट देखते हैं तो वो होता है 10 की पावर +7 से 10 की पावर +9 तक। इतना हाई
वैल्यू होती है इनके Ka की। अब Ka की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई होती है मिनरल एसिड्स के लिए या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स का दूसरा नाम क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो HCl हो गया, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, जो भी हम इनऑर्गेनिक में एसिड पढ़ते हैं तो वो इनऑर्गेनिक एसिड्स, उनके लिए Ka की वैल्यू इतनी हाई होती है। लेकिन अगर यहीं पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलें या कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो Ka की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 तक हो सकती है। तो यहाँ पे जो Ka की वैल्यू है वो काफ़ी लो है। अब Ka की वैल्यू जितनी कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है उतना ही कम हमारा होता है, एसिड के अंदर एसिडिक करैक्टर उतना ही कम होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हमारे वीकर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड्स। तो ये हमने अभी देख लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन। लेकिन आजकल जो एसिड होते हैं उनके एसिडिक करैक्टर को या उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम Ka की फॉर्म में नहीं बताते हैं। तो किस फॉर्म में बताया जाता है एसिडिक करैक्टर? एसिडिक करैक्टर को हम बताते हैं pKa वैल्यूज की फॉर्म में। pKa किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो अब यहाँ से ये लॉग pKa है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी pKa हमारा उतना ही कम होगा। अब हमें पता है जब Ka ज़्यादा होता है तो एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, हायर एसिडिक करैक्टर होता है। तो Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो कहने का मतलब हायर Ka की वैल्यू और लोअर pKa की वैल्यू दोनों का मतलब एक ही है। तो pKa वैल्यू जितनी लोअर होगी उतना ही एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, और pKa की वैल्यू लोअर कब होगी? जब Ka की वैल्यू हाई होगी। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आजकल जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनको हम pKa वैल्यू की फॉर्म में बताते हैं। तो pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, और pKa वैल्यू अगर हाई है तो एसिड हमारा वीक होगा। तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होगी, या एसिड हमारा वीक होगा अगर pKa की वैल्यू लो है, सॉरी pKa की वैल्यू अगर हाई है। तो ये हमने अभी एसिडिक करैक्टर के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखा, और किस फॉर्म में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में अभी हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी एसिडिक करैक्टर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये कैसे पता लगाएंगे हम? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? तो हमें पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको वाटर के अंदर डालते हैं, कि जो भी हम बात कर रहे हैं एसिडिक करैक्टर के बारे में, ये केवल एक्वस मीडियम के अंदर ही सारी बातें हो रही हैं। एसिडिक करैक्टर केवल कब आएगा? जब एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे। तो जब एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोक्सिलेट आयन, और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब पहले भी हमने जब एल्कोहल्स का डिस्कशन किया था एसिडिक करैक्टर का, तो वहाँ पे हमने बताया था कि किसी भी एसिड के लिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना है, या मतलब किसी भी एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होना है
तो वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल है तो वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसी भी एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होता है तो उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब भी कोई एसिड अपना H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज कर देता है, जैसे ये एसिड है, इसका ये H यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये बन गया, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस तो किसी भी एसिड के लिए अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और कॉन्जुगेट बेस क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल बनाएगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर इधर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उस ग्रुप को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे इस कंपाउंड के ऊपर, पूरे इस चेन के ऊपर डिस्पर्स होने लग जाएगा। तो ओवरऑल इस नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और मैंने ये बात पहले भी बताई है कि चार्ज स्पीसीज के अंदर जितना कम चार्ज होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है और इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबलाइज हो जाता है। और कार्बोक्सिलेट आयन जब स्टेबलाइज होगा तो कॉन्जुगेट, कार्बोक्सिलेट आयन कॉन्जुगेट बेस है, अब कॉन्जुगेट बेस जब स्टेबल होगा तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा। यहीं पे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उन ग्रुप को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने लगा दिए हैं तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाएगा। अब कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी हमारा चार्ज इंक्रीज होता है तो जो कंपाउंड चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। अगर किसी भी आयन के ऊपर चार्ज इंक्रीज होने लग जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये भी हमारा एक एनायन है, ये एक आयन है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगेगा। अब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो एसिडिक कैरेक्टर भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो कॉन्जुगेट बेस हमारा अनस्टेबलाइज हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। अब कॉन्जुगेट बेस हमारा अनस्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो ये हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। इसके बाद अब हम 1 बाय 1 देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स उन एसिड्स को बोलते हैं जिसमें ये कार्बोक्साइल ग्रुप एलिफेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जब हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो हमें ये 3 रूल याद रखने हैं। ये 3 रूल हमें याद रखने हैं। अब क्या है ये 3 रूल, यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा
हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 4 एसिड है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, बाकी सारा कंपाउंड तो यहाँ पे सेम है हमारा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस वाले एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वो कम होता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और कम होता है, तो इसीलिए इस वाले जो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाएगी। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी एसिड के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए होंगे तो वो एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इस एसिड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इस कार्बन पे, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा कार्बन पे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। यहाँ ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा, यहाँ बीटा कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ बीटा कार्बन पे 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक भी क्लोरीन नहीं है बीटा कार्बन पे। तो जितने ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 है तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 ही है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ 1 है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो ये सेकंड पॉइंट देखा हमने। थर्ड पॉइंट है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इंक्रीज होती है इस कार्बोक्साइल ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस ग्रुप से दूर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। कि जैसे इस केस के अंदर ये जो Cl जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब ये Cl जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इस COH के बिल्कुल नज़दीक है, ये अल्फा पे है ये बीटा पे, तो ये इसके नज़दीक है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये अल्फा बीटा ये गामा, अब इस Cl में और COH ग्रुप के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें ये अल्फा बीटा गामा, यहाँ इस ग्रुप में और Cl में डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर होगा COH ग्रुप से उतना ही ज़्यादा हमारा मतलब उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में और COH ग्रुप के में हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होगा। तो ये हमने देख लिया ऐसे। अब ये रीजन क्या होता है इसके पीछे, क्योंकि ये जितना नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा विड्रॉ करेगा, ये इससे ज़्यादा क्वांटिटी में विड्रॉ करेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उतना ही ज़्यादा ये इसको स्टेबलाइज करता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसके डिस्टेंस तो सबसे ही ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला जो कैपेसिटी होगी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी
इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएगा और इस एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होगा। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये सेकंड और ये थर्ड। ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे बाकी सारा पार्ट तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिफरेंट है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो हमने देखा था नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होती है साइनो से, साइनो की ज़्यादा होती है फ्लोराइड से। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। तो नाइट्रो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिड हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद साइनो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लोरीन से, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा ऑर्डर बन जाता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है। तो अगर इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना हो तो कौन सा एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो यहाँ पे ये जो फॉर्मिक एसिड होता है दिस इज फॉर्मिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड से। अब इसका रीज़न क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड के अंदर यहाँ पे कोई भी मतलब एसिटिक एसिड के अंदर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है किसी भी एसिड से जुड़ा हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज हो जाता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मिक एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए एसिटिक एसिड वीक एसिड है एज कम्पेयर टू द फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे जैसे CH3 CH2 CH2 COH CH3 CH2 COH और यहाँ पे CH3 COOH। इन तीनों एसिड का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। इन तीनों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे हम? देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज आ रहा है? ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये चेंज हो रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है इनके अंदर। तो हमें पता है कि जो भी एल्काइल ग्रुप होता है उसके अंदर ये कार्बन एटम जितने ज़्यादा होते हैं, ये कार्बन एटम जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इस ग्रुप का ज़्यादा है, CH3 CH2 CH2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है CH3 CH2 ग्रुप से।
और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है इस CH3 ग्रुप से, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा ये हो जाएगा। फिर ये, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ का। तो इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं एसिडिटीज़ को एलिफेटिक एसिड्स के केस में। तो ये रूल आपको याद रखनी। इसके बाद अभी हम देखते हैं एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो एरोमेटिक एसिड्स का मतलब यहाँ पे बेंजोइक एसिड के बारे में बात हो रही है। तो बेंजोइक एसिड की जब हम एसिडिक करैक्टर के बारे में बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है। और जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसका H पॉजिटिव इस टाइप से रिलीज हो जाता है और ये बेंजोएट आयन यहाँ पे बनता है। इस आयन का नाम होता है बेंजोएट आयन। दिस इज बेंजोएट आयन। तो ये बेंजोएट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। तो जैसे हमने पहली क्लासेज में डिस्कस किया है कि किसी भी एसिड का जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये बेंजोएट आयन होता है। ये बेंजोएट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बेंजोइक एसिड होगा। अब बेंजोएट आयन की जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो बेंजोएट जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जब भी चार्ज स्पीशीज की हम बात करते हैं तो जिस भी चार्ज स्पीशीज के ऊपर कम चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये बेंजोएट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगी वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो बेंजोएट आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजोएट आयन के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ वो बेंजोएट आयन को स्टेबल बनाएगा। और बेंजोएट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेंजोइक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सिर्फ यहाँ पे बेंजोइक एसिड के बारे में भी हम देख रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड में ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और ये पूरी फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। ये रिंग को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल रिंग। तो अब ये फिनाइल रिंग का क्या होता है, फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी काम करती है और फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करती है। तो कहने का मतलब कि ये फिनाइल रिंग रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करती है रेजोनेंस की वजह से। ये डबल बॉन्ड इधर जाता है, ये इधर जाता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये रेजोनेंस होती है इस टाइप से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब वापस से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था ये इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। तो इस टाइप से बेंजोएट आयन के अंदर रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है दो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो ऑक्सीजन्स है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और जब भी कहीं पे भी चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बेंजोएट आयन की जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फिनाइल रिंग रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक करैक्टर है उसको डिक्रीज कर देती है। लेकिन जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ये जो फिनाइल रिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करती है, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करती है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं -I इंडक्टिव इफेक्ट। ये नेगेटिव साइन लगा हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को ये विदड्रॉ भी करती है ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो ये जो फिनाइल रिंग है ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच भी रही है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही है।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इज ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जब ये बेंजीन रिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ चार्ज को इस फिनाइल रिंग ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इस बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कहने का मतलब ये एसिड अब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो अब यहाँ पे दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं कि ये जो फिनाइल रिंग है रेजोनेंस की वजह से एसिडिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रॉन देके, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है उसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रही है। तो जो भी फैक्टर हमारा डोमिनेट करेगा, फिनाइल रिंग का रेजोनेंस इफेक्ट और फिनाइल रिंग का इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों इफेक्ट में से जो भी इफेक्ट हमारा डोमिनेट करेगा उसी के कोरस्पोंडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्लस आर इफेक्ट होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन रिंग का, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ये वाला प्लस आर, ये जो रेजोनेंस हो रही है प्लस आर हो रही है। तो ये जो प्लस आर इफेक्ट होता है फिनाइल रिंग का, ये ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये ज़्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। इसी वजह से क्या होगा कि ये वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो इसकी वजह से इस बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इसकी वजह से जो चार्ज है हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और जब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये क्या है हमारा कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब जो बेंजोइक एसिड है वो फिनाइल रिंग के रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एक वीक एसिड होता है। अब अगर यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड को, और ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। अब इन दोनों के, ये फॉर्मिक एसिड और ये बेंजोइक एसिड, इनके एसिडिक कैरेक्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड इन नेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, एक बेंजोइक एसिड है और एक फॉर्मिक एसिड। तो अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्मिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में तो हमने देख लिया कि ये जो फिनाइल रिंग है इसका प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला इसका इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो ये जो बेंजोएट आयन इसके अंदर बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, और बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ दिस फिनाइल रिंग बेंजोइक एसिड इज वीक एसिड। लेकिन ये जो फॉर्मिक एसिड है यहाँ पे सिर्फ ये H लगा हुआ है, और ये H का जो ना तो प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं लगेगा इसका, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, ये वीक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज बनता है तो ये फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देती है, और जब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बेंजोएट आयन की तो एसिड हमारा वीक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मिक एसिड है ये H ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसीलिए इसका जो H का इफेक्ट होता है, मतलब इसीलिए ये फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है इस बेंजोइक एसिड से। तो ये कंपैरिजन एक तो हमने देख लिया। अब अगर हमसे कोई एलिफेटिक एसिड या बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जाम में, कि आपसे पूछ लिया जाएगा एक हमारे पास एलिफेटिक एसिड है और एक बेंजोइक एसिड है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं
कि जब यहाँ पे H था तो H का तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट था, लेकिन ये जो फिनाइल रिंग होती है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ये एलिफेटिक एसिड में ये R ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और बेंजोइक एसिड में ये हमारा फिनाइल रिंग होता है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग। इसीलिए हमारा जो एलिफेटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है फिनाइल रिंग का वो कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। और जितना ज़्यादा किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। तो ये हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। ओवरऑल अगर अभी हम देखते हैं तो फॉर्मिक एसिड हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद हमारा बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और एलिफेटिक एसिड हमारे इन तीनों को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप से इन तीनों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे ये फिनाइल एसिटिक एसिड है, ये फिनाइल एसिटिक एसिड, और ये सिर्फ एसिटिक एसिड है। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर आपसे कंपेयर करवाया जाता है तो ये ध्यान रखना है कि जो फिनाइल एसिटिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू ये एसिटिक एसिड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन है इसके बाद में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ तो ये सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप होता है, तो इसकी वजह से मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो फिनाइल इस CH2 के बाद ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, और इस फिनाइल रिंग के ऊपर ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, और ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन ये है sp3। और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो sp2 वाला जो कार्बन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3 वाला कार्बन, क्योंकि s कैरेक्टर जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा 33% है 33% एस कैरेक्टर है, यहाँ 25% एस कैरेक्टर है। तो sp2 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp3 वाले की कम होती है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो sp3 है और इसके साथ sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, और हमें पता है कि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए ये जो फिनाइल रिंग है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि ये कार्बन sp2 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा इधर से। तो फिनाइल रिंग का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो फिनाइल एसिटिक एसिड होता है इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड। इसके बाद अभी हम देखते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो फॉर्मिक एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू फिनाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्यों है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका रीज़न ये है कि फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे सिर्फ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास ये फिनाइल रिंग और ये CH2 है इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए
ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है और ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होगी। यहाँ ये जो बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, बेंजीन पे जब CH2 ग्रुप लगा रहता है तो उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, और इस बेंजाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनाइल एसिटिक एसिड। इसके बाद अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, कि जब बेंजीन के ऊपर यहाँ पे बेंजोइक एसिड में जब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया जाता है तो उस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है इस बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जब भी हम बेंजीन के ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट लगाते हैं तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये चेक करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं फिनाइल रिंग के ऊपर तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है बेंजोइक एसिड की। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जब डिक्रीज होगा तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन जाएगा तो एसिडिक की ये जो एसिड है हमारी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाता है तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे जब ये इन 4 एसिड है हमारे पास, इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इन तीनों की फर्स्ट जो 3 एसिड है हमारे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होनी ही थी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होती है इस 4th वाले से। अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट जो 3 हैं ये एसिड, तो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन होगा कि यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये पैरा पे और ये मेटा पे। तो हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे विदड्रॉ करता है? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और रेजोनेंस हमें पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। तो इसीलिए जब ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर पाएगा। मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस नहीं लगती है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस लगती है। तो रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो ये पहला और दूसरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इस तीसरे वाले से। अब ये तीसरा वाला पहले वाले से, इस 4th वाले से क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, और एक इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑर्थो पे भी लगता है, मेटा पे भी लगता है, और पैरा पोजीशन पे भी लगता है। ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा लगता है, मेटा पे कम लगता है, और पैरा पे सबसे कम लगता है। तो इस नाइट्रो ग्रुप का जब हम देखते हैं तो यहाँ पे -I इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है। यहाँ पे भी -I इफेक्ट भी लग रहा है और -R इफेक्ट भी, रेजोनेंस भी। माइनस का मतलब यहाँ पे साइन ये है कि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेटा पोजीशन है यहाँ पे रेजोनेंस हमारा नहीं लग पाता है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट।
तो इन दोनों के अंदर फर्स्ट वाले कंपाउंड में और सेकंड वाले कंपाउंड में यहाँ पे रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए पहला और दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू ये तीसरे वाला। लेकिन तीसरे वाले में तो इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है ना, और ये चौथे वाले में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसीलिए ये तीसरे वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा इस चौथे वाले से, फोर्थ वाले से। तो इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ्स को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 4 कंपाउंड है फिर से हमारे पास अलग अलग, कि ये ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। तो अब अगर इनका हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो ये ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये मेटा वाला, उसके बाद पैरा वाला सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेप्ट फ्लोरीन जितने भी हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओनली -I इफेक्ट शो करते हैं जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ते हैं। एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ओनली -I इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। और लेकिन जो फ्लोरीन है वो +R इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन जो +R इफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है -I से। तो कहने का मतलब फ्लोरीन के केस में जो रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा होगी, और कौन सी रेजोनेंस होगी? +R, मतलब रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे, और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा लगता है, फिर मेटा पे और पैरा पे सबसे कम लगता है। तो अब ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है तो -I इफेक्ट लगाएगा, ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होगा तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। मेटा पे थोड़ा कम होगा तो इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। पैरा पे इसका -I इफेक्ट सबसे कम होगा तो इसलिए ये इन दोनों से वीक एसिड है। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये सबसे वीक एसिड है। तो एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि ये बेंजीन रिंग है, सॉरी ये हमारा बेंजोइक एसिड है, और ये भी बेंजोइक एसिड है लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये बेंजोइक एसिड है इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है बेंजोइक एसिड से, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगा हुआ है बेंजोइक एसिड के उससे ज़्यादा। तो ये सीरीज हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे अब ये सिर्फ और सिर्फ ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले की हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सॉरी कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की सबसे कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगा रहता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब हमने इसके ऊपर लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि ये जो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस बेंजोइक एसिड से, और ये पैरा वाला इससे भी वीक एसिड होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे ये मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस OH ग्रुप का -I इफेक्ट काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट काम करेगा। तो कहने का मतलब OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा,
और ये पैरा पोजीशन के ऊपर है तो इसका प्लस आर इफेक्ट भी काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी, लेकिन OH ग्रुप के लिए प्लस आर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनस आई। जब इसका प्लस आर इफेक्ट काम करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा रेजोनेंस की वजह से, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और बेंजोइक एसिड से ये वीक एसिड हो जाएगा। लेकिन OH ग्रुप की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करता है, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इससे, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से, क्योंकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में प्लस रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से, इसीलिए ये वीक एसिड है इन तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं। तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर और आता है हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स का, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, कि जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हम कोई ग्रुप लगा देते हैं तो वो ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर बेंजोइक एसिड के कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेंजोइक एसिड हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है एज कंपेयर टू ऐसे बेंजोइक एसिड जिनके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो वो ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो पे अगर बेंजोइक एसिड पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। जैसे अब ये बेंजोइक एसिड है हमारा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन बेंजोइक एसिड के यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। अब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और हमें पता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो इन जनरल बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, कि ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस बेंजोइक एसिड पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, फिर भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ये बेंजोइक एसिड, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जब भी बेंजोइक एसिड के कोई ग्रुप लगता है तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ये वाले एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू द बेंजोइक एसिड। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये तो ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इस बेंजोइक एसिड से। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में तो ये होना ही था इस बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन फिर भी ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कहने का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जब भी कोई ग्रुप लगाया जाता है तो वो ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। इन दोनों को अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं तो ये फ्लोरो वाले का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस क्लोरो वाला एसिटिक एसिड। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। हमें पता है फ्लोरीन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस क्लोरीन। ये ऑर्डर होता है हमारा हेलोजेंस के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक एसिड है। लेकिन जब हम बेंजोइक एसिड के केस में कंपेयर करते हैं तो ये ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमें पता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन्स अटैच होती हैं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन्स अटैच होती हैं तो हेलोजन्स का दो टाइप का इफेक्ट होता है। हेलोजन्स का रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर भी होता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से हेलोजन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती हैं, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है। तो जब हम किसी बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन्स को लगाते हैं तो एक्सेप्ट फ्लोरीन, जैसे हमने बताया था, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़कर जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, इनके अंदर ओनली माइनस आई इफेक्ट काम करता है, लेकिन फ्लोरीन के अंदर प्लस आर इफेक्ट काम करता है। तो जब हेलोजन्स बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ती है तो फ्लोरीन के केस में प्लस आर इफेक्ट काम करता है। प्लस आर का मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है, और जब ये इफेक्ट काम करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। और जब किसी भी बेंजोइक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट काम करता है तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें ओनली माइनस आई इफेक्ट काम करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है। और हमने देखा था जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट काम करता है या कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्लोरोबेंजोइक एसिड के अंदर हमारा माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस फ्लोरोबेंजोइक एसिड जिसके अंदर प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये इस बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। इसके बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और परऑक्सी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो जो भी हमारे परऑक्सी एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब इस चीज़ का रीज़न क्या है? क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से जब H पॉजिटिव को हम निकाल देते हैं, जब H पॉजिटिव को निकाल देते हैं तो हमारा कॉन्जुगेट बेस ये बनता है। और जब परऑक्सी एसिड में से H पॉजिटिव को निकाल देते हैं तो कॉन्जुगेट बेस हमारा ये बनता है। अब हमने पहले भी बताया है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कॉन्जुगेट बेस जो बनता है ये कॉन्जुगेट बेस हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस इधर पॉसिबल होती है। तो जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है तो ये कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल बन जाएगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एसिड होगा वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं होगी, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये भी हमारा स्टेबल नहीं होगा। और जब ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो ये एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेस नॉट स्टेबल इस केस के अंदर, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है इसीलिए ये वीक एसिड है, ठीक है। यहाँ कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है ड्यू टू ये रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, इसीलिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये
वीक एसिड है। इसके सबसे लास्ट में अब हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स को, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स को। तो जब भी आपको इस टाइप से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड्स के केस में आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स को सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ा हुआ है। और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड होते हैं वो सबसे स्ट्रोंग होते हैं। तो इन चारों के अंदर ये वाला ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड है, तो इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट वाला ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड है, तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब बच गए ये तीन, इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। यहाँ पे ग्रुप है हमारा OH। OH ग्रुप, जो OH ग्रुप होता है उसका हमारा प्लस R इफेक्ट भी होता है और माइनस I इफेक्ट भी होता है। OH ग्रुप का प्लस R इफेक्ट भी होता है, माइनस I इफेक्ट भी होता है। प्लस R जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करता है, और माइनस I इफेक्ट हमारा ऑर्थो, मेटा और पैरा पे तीनों पोजीशन पे काम करता है। ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होता है, मेटा पे थोड़ा कम, पैरा पे सबसे कम, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने लग जाती है। ऑर्थो पे सबसे नज़दीक होता है तो सबसे ज़्यादा माइनस I, मेटा पे डिस्टेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ पे तो ये थोड़ा कम हो जाता है। पैरा पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे कम होता है। और रेजोनेंस वाले केस में भी ऑर्थो पे रेजोनेंस हमारी ऑर्थो और पैरा पे इक्वल अमाउंट में होती है। तो अब इस OH ग्रुप की और रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे ही होती है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होती है। तो अब ये हमारे पास इन तीनों को कंपेयर करना है। तो ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो होगी नहीं, प्लस R इफेक्ट काम नहीं करेगा OH ग्रुप का, सिर्फ और सिर्फ माइनस I इफेक्ट काम करेगा। और माइनस I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इस तीसरे वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड और फोर्थ बच गया है। सेकंड के अंदर हमें पता है कि ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा के ऊपर प्लस R भी लगेगा, माइनस I भी लगेगा। प्लस R हमारा ज़्यादा डोमिनेट करता है हमेशा जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो इंडक्टिव से डोमिनेट करता है, तो प्लस R वाले का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इस OH ग्रुप का ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इस OH ग्रुप का वो ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं तो फोर्थ में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसीलिए फोर्थ वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, और ये सेकंड वाले की सबसे कम हो जाएगी। तो इस टाइप से अप्रोच करना है जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप से ऑर्डर में जब हमें एसिड्स को अरेंज करना है तो।